यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। स्वागत आप सबका एक और नई वीडियो में। उम्मीद कर रहा सारे भाई राजी खुशी होंगे। जितनी भी आपने पीछे वीडियो बनाई, किसी भी कवि गला है, किसी भी गायक गला है, उन सब तक अटके जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो जो सांग का, रागनी का, या जो आज की कलाकारी गायकी जो लेखनी है, उन सब का ऊपर उनका इतिहास के रहे, उनके कितने स्वरूप रहे हैं, हरियाणा में की गायकी कितनी प्रकार की हुई है, सांग की शुरुआत, रागनी की शुरुआत किस तरह हुई, उन सब का ऊपर बात करेंगे। आज की वीडियो का जो मेन मोटिव है वो है पुराना इतिहास आज की पीढ़ी को दिखाने के लिए कि भाई पुराना इतिहास क्या था, कितने स्वरूप थे। लिखा आज भी बहुत है, परंतु वो किस रूप में लिखा है, कितना उनका रूप खुद का शुद्ध है या नहीं, इस चीज़ का ऊपर आज की वीडियो है। सबसे पहले मैं आपने बता दूं, मेरे गुआंढी गौ सेवक अपने गौशाला के पूर्व प्रधान चांदीराम जी नमस्कार। नमस्कार अनूप भाई। चांदीराम यूट्यूब चैनल देखने वाले दी, गांव पुराने वाले दी, सब ती राम राम नमस्ते। चांदीराम जी ने परिचय करवाया हमारे ही गांव, जो गुआंढी गांव है बिठमड़ा, वहाँ के पिंगल आचार्य कवि रतन कलीराम जी पंचाल। राम राम जी कवि जी। नमस्कार नमस्कार। और ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। राजी खुशी? राजी खुशी बिल्कुल है। चांदीराम जी के पड़ोसी हैं पंचाल साहब, और बहुत पुराना दौर में शास्त्री करी हुई है, प्रभाकर करी हुई जी आपने उस टाइम पे? शास्त्री प्रभाकर दोनों गांव के पहले हैं बिठमड़ा गांव से। इनके मार्गदर्शन में 3-4 PhD करके, और बहुत से इनके चेले ऐसे हैं जिनकी किताबें हरियाणा सरकार से अप्रूव्ड है, पुरस्कार ले चुकी है। यानी जो अगर आप कहा कि सांग, रागनी, गायक जो गायकी है उसका स्वरूप के है, उनका बारे में डिटेल तो इनकी जानकारी लेवांगे। बहुत गुड जानकारी जिसकी क्या करा है, हालांकि लिखने वाले बहुत हैं, परंतु जो गुड जानकारी वास्तव में जो कि उत्पत्ति शब्द की कड़ता हुआ है, किस तरह हुआ है, उस सब की जो जानकारी है नहीं, वो वास्तव में पंचाल साहब ने है। तो चांदीराम जी पहले तो आप पे बताओ, आपके की जानकारी मतलब कितने टाइम तक आप देखते आओ हो? माँ में तो अनूप में तो जामे हूँ जब क्या मैं पड़ोसी है। अच्छा। और बड़े अच्छे बड़कन की भी तैयारी करावा हैं, और हिंदी के भी बड़े अच्छे टीचर है ये। अच्छा। हाँ, तो इन पे ऐसे शब्द हैं जो एक बार ये फिट करा दे है नहीं, मतलब बालक पढ़ो चाहे BA करो, MA करो, उसका दूर की दूर कायम आवा में। इतना ज्ञानी जानी आदमी, गांव का पहला प्रभाकर, फिर नौकरी क्यों नहीं मिली? नौकरी की तो शायद इच्छा नहीं रही है, बाप के अकेले लड़ले थे नहीं। अच्छा। काम था बढ़िया, शुरुआत इनका काम बहुत बढ़िया रहा है। अच्छा। तो उस टाइम में इतनी ज़्यादा जरूरत सी नहीं समझी नौकरी की, वे घर पे अपना काम कर लेंगे। उस टाइम जी न्यू बताओ, मतलब कोई नौकरी तो उस टाइम इतनी आसान तो होगी, आज का टाइम इतनी मुश्किल तो कोई नहीं होगी नौकरी लगना जिस टाइम आपने प्रभाकर करी। ऐसा है जी, सन 72 में मैंने शास्त्री को क्लियर कर लिया था, और 71 में मैंने प्रभाकर भी कर ली थी। इसलिए था वो भाई नौकरी या जॉब लेनी है, लेकिन कुछ घरेलू ऐसे हालात थे तो मैंने नौकरी की तरफ मेरा मन उतर गया, तो मैं काम को ही ज़्यादा महत्व दिया है। जन्म आपका कौन सा साल का है? मेरा जन्म है चम्मन का, 1954 का। हाँ 1954 का। और पढ़ाई जो आपने शुरुआत करी, वह कौन सा काम कतोड़ते शुरुआत करी? पहली क्लास था? पहली क्लास पूरे गांव में बिठमड़ा? 8 तक का स्कूल था, बाद में 10 का बन गया था। मतलब बहुत पुराना स्कूल था फिर? हाँ बहुत पुराना स्कूल था। अच्छा। तो इसमें मतलब शास्त्री हमारे आए थे, बहुत पुराने दमतान के थे, वही मेरे गुरु है, मैंने उसको साफा बन दिया था। और संस्कृत के इतने माहिर थे, मैं संस्कृत में मतलब ज़्यादा एक्सपर्ट था, इस करके मैंने शास्त्री एक साइड रूप में तैयारी करनी शुरू कर दी, प्राज्ञ की, फिर विशारद की, और फिर शास्त्री। आपके गुरु का क्या नाम है? चंदगीराम दमतान। दमतान जीवित है वो? नहीं, वो तो गए भैया, राम के प्यारे हो गए। अच्छा। तो हाँ, तो पूरे मास्टर थे, शास्त्री मास्टर थे। अच्छा, आपने गांव में पढ़ाई केमी क्लास लग करी? गांव में मैंने 10वीं तक समझो करी। उसके बाद फिर?
उसके बाद इशार भी थोड़ा हाँ वो लिया है, फिर मेरी साइड पलट गई, मैं शास्त्रीय हिंदी की तरफ से आ गया। ये कि दौड़ते पड़े फिर यो ऐसा है जी, स्कूल तो नहीं होया करते इनके, वो है गुरुकुल। तो गुरुकुल सोमनाथ संस्कृत कॉलेज लगा ले जींद भी है, और यो है राम राय है जो, हाँ। तो मैंने जो जींद से संपर्क था मेरा, वो ले ले इसका सोमनाथ संस्कृत कॉलेज में। प्रभाकर और शास्त्री में फर्क क्या है? ऐसा है जी, हम तीनों का कोर्स करते हैं जिसको बोलते हैं OTT। OTT, हाँ OTT, OT बोलते हैं इसको। तो प्रभाकर है ऑनर्स इन हिंदी, और ज्ञानी है ऑनर्स इन पंजाबी, और संस्कृत में ऑनर्स इन संस्कृत है शास्त्री। इन तीनों की बराबर ले ले इक्वेशन है ये। हाँ, ये मतलब ऑनर है, BA है। हाँ हाँ। तो यानी ऑनर्स पंजाबी में, ऑनर्स हिंदी में, और ऑनर्स संस्कृत में, यानी दो को मैंने मतलब होल्ड कर लिया। आपने दो करी इनमें से, संस्कृत और हिंदी, संस्कृत और हिंदी दोनों का मतलब मैंने वो ले लिया था। अच्छा। उसके बाद में घरेलू परिस्थिति ऐसी थी, माता जी बीमार चला गई, अपना आप ही रोटी पकाना। भाई कितने हो आप? भाई बस मैं अकेला हूँ भाई, एक बहन एक भाई, 2। अच्छा, फिर ब्याह कौन सा साल में होया? मेरा ब्याह तो उस समय छोटे बच्चे ने ज़्यादा वो लपेट दिया करते, शादी हाँ कर देंगे, और मेरी माँ ने थोड़ा हाथ बीमार थी, इस करके उसने चाहा था, तो जल्दी शादी हो गई थी। कौन सा सन में हुई शादी? फिर शादी हो गई थी मेरी शायद 67-68 में। यानी 14-15 साल के ब्याह दिए थे? हाँ, 14-15 साल के ब्याह दिए थे। फिर पहले गोना 2-3 साल के बाद कराया करते। कौन सा काम ब्याह? वो जींदे लगा लो अब तो, वो जलालपुर था, वो नज़दीक ही था, वो पटियाला चौक के नज़दीक पड़ा है। अच्छा हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, बाद में अपना टॉपिक पर तो फिर आवांगे। हाँ। जिस टाइम आपका ब्याह होया, हाँ, सन 67-68 में, हाँ, क्या रोटी होया करती उस टाइम? रोटी 3 भी 5 भी, 3 भी, 3 का प्रचलन भी था, 5 का भी था। तो मतलब 5 तो खत्म होने लग रही थी, 3 की शुरुआत थी। 3 के हमने 3 रोटी का वो सिस्टम देखा है। 3 रोटियां का मतलब जो बरात बिगी रात में रही, अगले दिन खाकर उल्टी आई। वो एक रोटी बीच में उनके भाई वगैरह वो इस तरह कर देंगे, या फिर डेरिया का भी सिस्टम था। अच्छा हाँ। साधन किए थे जी? साधन जी, हम तो यहाँ से तो टैक्सी गई थी नरवाना, वहाँ से बाई ट्रेन जींद उतर गए थे, आगे वो गाड़ी गुड्डी ले गए थे। हमारी ताई ने ट्रेन में ले आए थे फिर? हाँ, ट्रेन में आई थी। अच्छा। हाँ, वो है ना इसमें नीलकमल में वो बैठे हैं ना, हैं वो बाबुल की दुआएं लेती था, वो रेल के अंदर ही तो बैठी है। वहीदा रहमान। अच्छा। नहीं, उस टाइम मतलब जब ट्रेन में आया करते, कोई बीन बाजा का सिस्टम भी तो होता होगा? बीन बाजा तो था आपके में था? हाँ, जो ये बीन है ना वो चमड़े वाली, वो जैसे टंडोले मेरा मंडोले वो चढ़ाया करते उस टाइम, बहुत नागिन का गीत। कौन सा काम के बीन बाजे मशहूर थे उस टाइम पे? आपने लोग तो रह है इतना तो खैर ध्यान को नहीं, बाकी उरा लोवर डोरा लिया करते यो इस था। तो कौन सा काम? कपड़ों का? हाँ, कपड़ों का बाजा मशहूर लोवर डोरा। हाँ। संदीप राम जी, आपका ब्याह में भी रेल में गए थे ना? मैं तो सारा 7-1 मिनट का तो रास्ता ही है, पैरे भी गए ना गए थे उसमें गाड़ी गुड्डी लेकर पूरी ने फूल फाल सजाया गया। मतलब आप भी पंचाल साहब ने बहुत लंबा टाइम तो देखते आने लगे? हाँ, बहुत लंबा टाइम था। गांव में मतलब कितने बड़कान आगे इन पे, मतलब जो इनकी विचारधारा थी, जो इनकी ज्ञान था, कितने बड़कान आगे मतलब इनका मार्गदर्शन वो कराया? बड़का ने बहुत फायदा उठाया है। अच्छा। बहुत से जो सी ये बहू आवे नहीं, वो पढ़ना था शर्म आवा बाहर कॉलेज में जानता रहो, इनका तो तैयारी करके कोई BA करगी, MA तक भी करगी। अच्छा। हाँ, मतलब इनका सरकारी नौकरी तो ये लागे को नहीं, फिर गांव में एक मतलब बड़ी सेवा कर रहे हैं। हाँ, और इनका बड़े वाला लड़का है, वो लिखा है वो कुंडलिया। अच्छा। मार्वल में सर्विस करा है। अच्छा पद पे है। तो उसकी भी कॉपी कुपी छपी है। और साहित्य अकादमी दर्द वतन का नाम था। अच्छा, यू हाँ। आपका लड़का है जी? हाँ, मेरा लड़का है। इसकी 5 साल लगातार अखबार के अंदर एक कविता आई थी, गागर में सागर, लगातार हर रोज आती थी। अच्छा, या इनकी कविता या इनकी वह है भाई किताब दर्द वतन? हाँ, ये किताब साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। अच्छा, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। हाँ, मतलब मेरे शिष्यों में यो गले पहली किताब। अच्छा, चलो उस बात पर आवांगे। ईब जो अपनी बातचीत है
अगर आप हरियाणा में देखा हाँ। तो यू जो सांग रागनी हाँ। इसका शुरुआत करता हुई कुकर मानो हो आप इस चीज ने। वैसे तो हरियाणवी जो कल्चर है ना, हाँ। वो एक किताब थी द लीजेंड ऑफ पंजाब। अच्छा। सत्येंद्र सत्यार्थी ने रागनियाँ 5 लाख रागनियों को इकट्ठा कर लिया था, जिसने पीएचडी करी थी। अच्छा। हाँ, लेकिन हम आगे पीछे का कुल विचार करके हम ये कहते हैं भाई जो शुद्ध हरियाणवी है, जो इस टाइम बोली जावा है, पश्चिमी हिंदी का एक भाग है जिसको हम खड़ी बोली के अंदर लेते हैं बांगरू। हाँ, जैसे मैंने एक जो पीएचडी के अंदर है, एक गुड़िया ने भिवानी से मेरे से पीएचडी करके गई थी, उसमें एक पंक्ति लिखी थी बाबा इम्मे खान। बाबा इम्मे खान का ये मतलब है हरियाणा के अंदर जो बोलियाँ प्रचलित है ना, जिसको हम हरियाणी भी बोलते हैं, कोरी भी बोलते हैं, या जाटू बोलते हैं, या देसी बोलते हैं, उसके अंदर बा से बांगर, बा से बागड़, ही से हिरवाड़, मे से मेवाड़, बाबा ही में खान, खा से खाडर और नय से नैड़ी। ये 6 बोलियाँ हैं जो ये है। इनके ऊपर ही जो हरियाणवी आज जिसको हम रागनी बोलते हैं, जो हरियाणवी संगों में भी आई है और खुले रूप में प्रकीर्ण रूप में गाया जाता है ना, तो ये एक बहुत बड़ा छंद का रूप इसने ले लिया। जैसे लक्ष्मीचंद ने बोन कली गाई थी, लेकिन मेरा एक शिष्य है जो जगदीश पेटवाड़िया है, उसने एक किताब मेरे निर्देशन में ही करी थी, बनाई थी लिखित रूप में साहित्य अकादमी ने, जिसको पुरस्कृत किया था। एक भिवानी से है नीना, ये पीएचडी करके गई थी, आज भिवानी जो गर्ल्स कॉलेज है उसके अंदर प्रोफेसर लगी हुई है। हाँ, उसकी है लिखो श्रीमान जी। तो वो उसके अंदर भी 250 कली की एक रागनी है। यानी रागनी को हमने इतना बड़ा रूप दे दिया भाई, आज तक किसी ने इतनी कलियों का 250 कली की एक रागनी। एक रागनी हर कली के अंदर हमने चैप्टर बदल दिया, उसका विषय बदल दिया। अच्छा। हाँ, उसका मैं आपको एक थोड़ी वानगी सुनाता हूँ। गम्मा में फेरा का चक्कर अनपढ़ बामन डंगल डाटा, पंडित ने जी ठेड रागनी बनड़ा बनड़ी चक्कर काटा, चौथी कली भूल गया बामन आगे पैर धरते नाटा, कन्यादान का बैग ले उड़ा तकड़ा था वो कोनी था वह, ये भक्ति मलगाने फंस गई कोना मेरे समझ में आवे। ऐसी हर चैप्टर में हमने मनोरंजन के रूप में 250 कली तैयार करी। उसका नाम है हरियाणा का देसी शीशा। हरियाणा का देसी शीशा। और जो नीना है भिवानी से, उसने जो किताब वो भी मेरे निर्देशन में हुई थी, पीएचडी उसने मेरे निर्देशन में करी थी। वास्तव में वो 9 बहनें हैं, उसका बाप का रोल भी मैंने किया है। तो उसने किताब लिखी थी लिखो श्रीमान जी। लिखो श्रीमान जी किताब के अंदर भी 250 कली है। ये लिखो श्रीमान जी। अच्छा। हाँ, ये देखो लिखो श्रीमान जी, ये 250 कली हैं। अच्छा। हाँ, इसके अंदर हर कली के अंदर ये मैंने एक 6 पंक्तियों का कुंडली का रूप दे दिया। अच्छा। हाँ, इसलिए हमने ये भी दिया है। तो मेरे जो 50-60 शिष्य हैं जिनको हरियाणा साहित्य अकादमी ने, भारतीय साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है, तो उनके अंदर ये टॉपिक मैंने बाकायदा दिया है भाई, समय को देखते हुए हमने रागनी में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये इसकी लाले छोटा बड़ा रागनी का रूप की बात। जो अपना सवाल था वो था कि रागनी की जो आप उत्पत्ति को प्रचलन को वो कड़त होया। अंग्रेजों के समय में जब दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया था और हमारे यहाँ लड़ाई बर्मा तक आएगी थी। अच्छा। हमारे सैनिकों की अंग्रेजों को जरूरत पड़ी तो उन्होंने दीपचंद को एक राय साहब की उपाधि देकर और उसको प्रेरित किया भी तू हिंदुस्तानी सैनिकों को शामिल कर। अच्छा। सेना के अंदर। तो दीपचंद ने फिर उस समय एक बड़ी रागनी बनाई भाई, जिसके अंदर 4 कली बना दी। 4 कलियों में एक विषय पूरा है जे। अच्छा। पहली उसकी रागनी थी बत्ती होले हो रहा है बाहर खड़े रंगरूट, पूरा मिला तो हमने टूटे लिटर ओरे मिले फुल बूट, पूरा मिले तो हमने बासी टिक्कर ओरे मिले बिस्कुट। इस प्रकार की 4 लाइना की एक अंतरा के अंदर 4 लाइन रख दी और तोड़ की 2 रख दी। आगे फिर जो सथाई है जिसको हम टेक बोलते हैं 2 उसकी होगी। तो चौकी 16 और 8 24 और 2
सठाई की। 26 से पंक्तियों का एक बड़ा छंद हो गया, और उस 26 से जो पंक्तियां हैं ना, हम तालों में लेते हैं। जैसे हमने 11वां ताल में ले ली, 11वां ताल 8 मात्राओं का होता है, लेकिन 8 मात्राओं का बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया भाई, 3 एक सठाई में 3 कट मार दिए। 3 कट का मैं आपको बात बताऊं, जैसे कोई भी एक डंडा है, उसको हम 3 टुकड़े करते हैं। इसी प्रकार जो चरण है कविता का, रागनी का, उसको हम 3 टुकड़े करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब तर्ज बनाने के लिए जैसे मानसिंह की 200 धुनों के ऊपर लक्ष्मीचंद ने गाया है, तो वो धुन एक नहीं है, वो धुनों को अलग अलग बनाया गया है। फिल्मी तर्ज तो उन्होंने काट बैठ कर, बाद में एक नकल है फिल्म, तो उससे पहले हम रागों पर आधारित जो रागनी का रूप आया उसको लेते हैं। अब हम मैं रागनी की तर्ज बनाना बताता हूँ आपको। 3 कट मार दिए एक लाइन में, पहले कट को थोड़ा दबा दो, दूसरे कट को बराबर रहने दो, तीसरे को उठा दो। अब जैसे मैंने ये पहले कहा, रूपनगढ़ की राजकुमारी, ये दबा दिया, रूपनगढ़ की राजकुमारी। अब आखिरी उठा रहा हूँ, रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती नुराए, चढ़ गया। और अगर हम पिछली को दबा दे और अगली को उठावा, कौन कड़े की, इस तरह उठा दिया, तो आगे वाली और पीछे वाली दबा दी। फिर हम तीनों बराबर लेते हैं, तो कितनी तर्ज होगी? 3 होगी। इसी प्रकार से तर्जों को जो बनाने वाला है उसको तर्जनिकार बोलते हैं। फिल्मों के अंदर बाकायदा तर्जनिकार अलग होता था, और लिखने वाला अलग होता था, और संगीतबद्ध करने वाला अलग होता था, और कई साजबाज ले लिया करते। हरियाणा में तो व्यस्त ये 42 हैं जो देसी साजबाज हैं, जिसके अंदर पेटी को भी ले लिया, चिमटा को भी ले लिया, और सारंगों को भी ले लिया, और इकतारा को भी ले लिया। इस प्रकार से ढोलक भी ले लिया, गढ़ुआ तक भी ले लिया, और तो डब्बी और माचिस की ये भी साजबाज में ले लिया। हाँ, ये साजबाज के अंदर मतलब हरियाणा में ले लिया। अब बात है भाई, हम पीछे चले गए थोड़ा, हाँ भाई, रागनी की शुरुआत सांगों में कैसे हुई? पहली तो बात ये हम ये कहेंगे भाई, सांग क्यों गाए गए? मनोरंजन के साधन जैसे बदलते रहते हैं, आजकल टीवी है, मोबाइल आ गया, और भी दूसरे साधन हैं, हाँ चिप है और है। पहले ये साधन नहीं थे, पहले केवल व्यक्ति ही गाया करता, वो चाहे एक खड़िया होकर गाओ, या ठियाई में गाओ, या चौगान में गाओ। फिर मनोरंजन का थोड़ा और सुधरा रूप हो गया, तो भजन कहने लग गए। फिर थोड़ा और सुधर गया, तो जनाने कपड़े पहना करके पुरुष का और औरत का दोनों रोलों के लिए मतलब उन्होंने एक कथा को इस प्रकार बना दिया, जैसे ड्रामा है। ड्रामा को हम हरियाणवी में बोलते हैं स्वांग। स्वांग का बिगड़ा रूप हो गया, सुधरा रूप हो गया सांग। हाँ, फिर ये बात आएगी भाई सांगों का प्रचलन। हमारे हरियाणा से ज़्यादा फॉरवर्ड यूपी है, उत्तर प्रदेश है। पंजाबी साहित्य भी हरियाणवी से ज़्यादा वो आगे है, और तमिल साहित्य तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर भी हरियाणवी कोई छोटी भाषा तो थी नहीं, और इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा था। हाँ, घाघर और जमुना के बीच का सारा क्षेत्र हरियाणा था। और अच्छा, एक चीज़ बताओ आप, ये आपने जिक्र करा था कि भाई 3 युग बताओ हो एक टाइप के आप। हाँ, भाई दीपचंद का पहला का, एक दीपचंद का युग और एक दीपचंद के बाद का युग। हाँ, उसका बारे में बताओ भाई, दीपचंद का पहला जो शुरुआत थी सांगा की, वो कुकर हुई किसने करी? दीपचंद पूर्व युग है, इसको हम 1730 से लेते हैं। अच्छा। हाँ, पहले भी संघों का प्रचलन था, इसकी गहराई में हम नहीं जाते, लेकिन जो किताबों के अंदर पढ़ते हैं, जैसे यो राजा राम शास्त्री ने एक हरियाणवी संस्कृति की किताब लिखी है, तो वो इसका है पेटवाड़ का। अच्छा। तो उन्होंने लिखी है, उसके अंदर जो हरियाणवी कल्चर देख है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि भी दीपचंद पूर्व युग में
जो हरियाणा में सांगी आए या नाट्यकार आए उनके नाम तकरीबन जो मशहूर हुए हैं, लल्लन लल्ली थी, वो तो हरियाणा में कम आई है। अच्छा। लेकिन जो किशनलाल भाट, बंसीलाल और जो रामलाल खटीक आए हैं ना, उनके संगों का हरियाणा पे प्रभाव पड़ा है। मतलब शुरुआत अगर आप मानना तो ये 3 जने थे, किशनलाल भाट, बंसीलाल और एक रामलाल खटीक। रामलाल खटीक वो भाट थे, ये खटीक है। अच्छा। रामलाल खटीक यो तकरीबन 1730 तक हम इसको मानते हैं। 1730 से हरियाणवी संघों की हम उद्भव और विकास में लेते हैं, यहाँ से शुरू होती है, यानी 1730 से और 1960 तक। अच्छा। इसको हम 3 कालों में बांटते हैं, डिप्सन पूर्व और डिप्सन उत्तर। अब डिप्सन पूर्व में हमने ले लिया, वो तो यूपी के थे। उसमें फिर जो नेत्राम प्रचारक था वो प्रचार कर रहा था, उसके चेले भी उठ कर जब वो उसका सांग देखने चले गए बंसीलाल का, तो नेत्राम ने कसम खा ली थी, भाई मैं केवल पाठ ही नहीं करूंगा, सांग भी लिखूंगा। अच्छा। तो उन्होंने पहला सांग लिखा था शीला सेठानी। शीला दे, हाँ शीला दे या शीला सेठानी, हाँ शीला सेठानी नाम लिख रखा उसमें तो। अब वो हाँ तो शीला सेठानी लिखा था। उसके बाद उसने और भी कई सांग लिखे हैं, तो वो इसलिए लिखे हैं भाई ताकि लोग उसका लैले प्रचार अच्छी प्रकार से सुन सके। अच्छा। डिप्सन पूर्व आ गया। अब डिप्सन युग में डिप्सन तो खुद है ही है, क्योंकि गायकी में चौकलिया रागनी की शुरुआत डिप्सन ने करी है, और रागनी का जनक भी डिप्सन को माना गया है। ठीक है। मतलब चाहे और भी हैं, लेकिन जो भूमिगत हैं या जिनकी जानकारी नहीं है उसको हम नहीं लेते। हम जो पढ़ रहे हैं, जो हरियाणवी रागनी का कल्चर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम डिप्सन युग को बिचला लेंगे, यानी 1730 के बाद जो 200-250 वर्षों का इतिहास है ना रागनी का, हरियाणवी रागनी का, उसके अंदर डिप्सन पूर्व और डिप्सन युग आएगा। डिप्सन युग में हम डिप्सन आ गया, अड्डेवा, अच्छा। और लक्ष्मी चंद आ गया, बाजे भगत आ गया, शत्रु मिस्त्री आ गया, और भी संगी है, मतलब तकरीबन 50-60 संगी इसमें डिप्सन युग में 50-60 संगियों ने मतलब अपना सांग खेले हैं, जिनके अंदर रागनी को गाया गया। हाँ, गाया तो दोआ भी, संबोला भी, काफिया भी, लेकिन रागनी एक बड़ा मेन बड़ा सन था रागनी को। बात में कर रहा था भाई संगों में रागनी आई कैसे। नहीं, आपकी बात चल पड़ी, तो डिप्सन का युग आ लिया। डिप्सन का बाद का युग का और बताओ। डिप्सन का बाद का युग है, अब जैसे हरदेवा है, डिप्सन है, लक्ष्मी चंद है, और यो बाजे भगत है, शत्रु मिस्त्री है, यो ऐसे ऐसे 50 संगी हुए हैं जिन्होंने मतलब रागनियों का सांगों के द्वारा प्रचार किया है। और एक बीच में एक छोटी बात और बताता हूँ। पूर्ण भगत के पिताजी थे राजा शालिवाहन। अच्छा। शालिवाहन एक बहुत तकड़े राइटर थे, यानी उनको किताब लिखने का एक शौक था। उनकी किताब थी एक सप्तशती। अच्छा। सप्तशती का मतलब होता है 700 कथाएं। 700 कथाएं थोड़ी नहीं होती। जितने भी सांगी ऐतिहासिक कथाएं गाया कर दे वो सारी उस किताब के अंदर से ली है। अच्छा। चाहे नल दमयंती है, सत्यवान सावित्री है, या शकुंतला, कुछ भी है, यानी वो 700 कथाओं के ऊपर ही हरियाणा का सारा कल्चर घूम रहे। अच्छा। हाँ, और बाद में जो काल्पनिक बनी है, अब जैसे लक्ष्मी चंद ताराचंद सेठ का बनाया, ये तो काल्पनिक है क्योंकि इतिहास के अंदर तो है नहीं। तो इस प्रकार की जो है वो एक अलग विषय है। अच्छा। हाँ, तो डिप्सन के बाद में फिर आया है डिप्सन उत्तर युग। डिप्सन उत्तर युग में आज़ादी के बाद में कुछ सांगी हुए हैं, उनके चेले हुए हैं, और सांग परंपरा जब तक जीवित थी उनमें आ गया मांगे राम आ गया, डनपट आ गया, चंद्रबादी आ गया। तो इस प्रकार के रामकिशन व्यास आ गया, ये बाद के हैं। उसके बाद में फिर सांग परंपरा फिल्मों का प्रचलन से या और भी से मतलब वो थोड़ी फीकी पड़ गई। हाँ, और एकल गीत शुरू हो गए, कंपटीशन शुरू हो गए, इस प्रकार से। अच्छा, यूँ तो जिक्र आ गया अपना कि सांगी कौन कौन हुए, किस किस टेम में हुए। हाँ। आपने सांगी कौन से देखे हुए हैं? मैंने रामकिशन व्यास का सांग देखा था, उरे बिठमुड़ा थियाई में आ रहा था, हमारा स्कूल बनया था उस टाइम। था तो मैं छोटा है, लेकिन पिंगले में पढ़ने का मैंने चाव था। वो तो उसने स्टेज के ऊपर एक गीत गाया,
बोला काढ़निया फर्क मिला नहीं, देवनिया दरक मिला नहीं, राम किशन तेरे राग में। मेरे तो था तो छोटा है, फिर 8वीं में पढ़िया करता, पिंगल पढ़िया करता, मैंने सारा बेरा था, मुखा राग तो यूँ है को नहीं। मैं तो वो किताब कांच में बोझ के हर ओर चला गया 8वीं में। वहाँ पंडित जी राम 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 राम। महाजी न्यू बताओ, आपने गीत गाया था काढ़निया फर्क मिला नहीं, देवनिया डरक मिला नहीं, राम किशन तेरे राग में। महायू राग कौन सा था? वो तो कूट का प्रॉब्लम है, क्योंकि राग है ना, जो राग राग 7 सुरों में से 2 सुरों को लेकर, कोई भी ले लो आप, 2 सुरां बांगड़ी रखेंगे हम। जैसे ग और ढ रख दिया तो यमन राग बन गया। इस प्रकार से रागों का एक अलग परिभाषा है। अच्छा। यानी उनकी जानकारी केवल उन्हीं को है जिनको ग्रामों की, सुरों की, तालों की और इनकी पूरी जानकारी होगी। और समय भी होता है इसके अंदर। हाँ, समय रात के 10 बजे तक का अलग, 12 बजे तक का अलग, सुबह का अलग, इस प्रकार से समय भी है। तो रामकृष्ण व्यास नु बिला रहे, छोरा है क्या भाई, इसने दूध ढाट प्याओ सेवा कराए, भाई वो इस बात ने भूल जाएगा। फिर मैं टप्पा जाती, माँ दादा न्यू बताइयो राग कौन सा था। न्यू बिला बोलते के लेगा राग गाँव है, अपन तो पीछे इकट्ठे करने हैं। हाँ, तारा सुबह जाऊँगा बुनवा है, बोले वो तो के करेगा, बोला ठाट पड़ी है वहाँ, ठीक है। तो उस समय पिंगल की मैंने थोड़ी ही ले जानकारी थी। अच्छा। हाँ। आपने रामकिशन व्यास देखा? हाँ। उसकी गायकी किसी की थी, रामकिशन व्यास की? रामकिशन व्यास की गायकी उस समय में बहुत बढ़िया थी। अच्छा। रूपकला जादूखोरी का सांग देखा था, उसकी एक के कली में 16 लाइन। रूपकला, हाँ, रूपकला जादूखोरी, हाँ, क्यों इब तक फिर कुंवारी, उसमें वो है ना 16 पंक्तियाँ थी। और उसने 2-3 ऐसे भी गीत गाए थे, जैसे जी पकड़ के गाया था, या और भी इस तरह का। हाँ, और आज़ादी के भी उसने कुछ गीत गाए थे, जो रामकृष्ण व्यास की। मैं किताब खरीदने का हमको उस टाइम बहुत चाह था, और 18 में मिला कर दी। तो इसकी मुंशी राम जैंडली वाले की 16 किस्से, 17 किस्से, और ईकेश पटवारी की, और यो रामकृष्ण व्यास की, इनकी हम किताब रखा करते, रात में पढ़िया करते। तो मनोरंजन था, बस यही मनोरंजन था। और जी कड्डा जड़ा उड़ा खड़िया होकर गाय भी डंडे, और मतलब हमारे साथ में जो बच्चे थे उन्होंने गाँव वाले में मन आगे कर देते, कहते भाई कली राम हो जखड़िया। तो अपने आप फिर वो मुँह बाहर रह गया। तो अच्छा, रामकृष्ण व्यास पास और कौन सा देखा सांगी? और मैंने कोई सांग कौन देखा, क्योंकि सांग देखने का ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन थी, मेरी ज़्यादा राइटिंग रही है। अच्छा। हाँ, राइटिंग। अच्छा, जो ये अपना अगला सवाल है, हाँ, वो एक आप कहो दे कि एक खुली रागनी, हाँ, आप और एकल रागनी, इसका क्या मतलब वो है? खुली रागनी बोलते हैं प्रकीर्ण गीत, यानी सांगों में तो आएगी, वो तो सांग से रिलेटेड होगी। अब जैसे उपदेशक गीत गाना है कोई, या टाइम के अनुसार देख कर, भाई पूरे सभा तो चल रही है भाई जातिवाद की, इसको ख़त्म करना, या फिर दूसरी बुराइयां हैं, दहेज की बुराइयां ख़त्म करनी है, या फिर और है भ्रूण हत्या का है, इनका ऊपर जो रागनियाँ गाई गई ना, फिर कंपटीशन होने लग गए, यानी फुटकड़ और एक सांग वाली रागनी। हाँ, वो सांग के अंदर नहीं है, वो सांग से बाहर है। अच्छा। हाँ, तो समय को देखते हुए तो रागनी को लेने लग गए फुटकर के रूप में, जिसको बोलते हैं प्रकीर्ण गीत। प्रकीर्ण गीतों को हम 3 रूपों में लेते हैं, पुरुष गीत, नारी गीत और बाल गीत। पुरुष गीत को हम रागनी का रूप देते हैं, और नारी गीत को हम ले लोकगीत बोलते हैं, और बाल गीत छठी पे गाए जावे हैं, और हाँ, इस तरह के गाए जावे हैं, इस प्रकार के हैं। जो फुटकर रागनियाँ हैं ना, मैं जैसे दहेज की बुराई गाया गया और भ्रूण हत्या गाया गया। भ्रूण हत्या का अब मैं एक थोड़ा आपको सैंपल बताता हूँ। बेटी गर्भ में मारी, किसने सुनी किलकारी, मारी रे मारी नन्ही जान, हाय रे बचा ले मेरी माँ। बेटी गर्भ में मारी, किसने सुनी किलकारी, मारी वो मारी नन्ही जान, हाय रे बचा ले मेरी माँ।
माता को लेकर सारे डॉक्टर के पहुँचे द्वारे, कैसे बचेगी नन्ही जान, हाय रे बचा ले मेरी माँ। इस प्रकार यो भ्रूण हत्या का सारा डेर क्या है भाई, वो भ्रूण हत्या करवाते हैं और वो आके फिर फंडबाजी कर रहा है, हाय हमारी तो छोरी मर गई, इस तरह ये है ना। तो इस प्रकार की ये है ना, ये एक रागनी आ जाए, प्रकीर्ण कीट आ जाए, फुटकर समझ गया बात में, मतलब एक कोई विषय अटका किसी एक अलग गीत बनावा। हाँ, एक विषय के क्या प्रकार की हुआ रागनी? रागनियों के प्रकार जो दे रखे है ना, अगर हम इतिहास में जाएं तो ऐतिहासिक न्यारी रागनी है, धार्मिक न्यारी रागनी है और फुटकर न्यारी रागनी है, लेकिन इसकी बनावट के अनुसार आते हैं। लंबी डोर की रागनी है, लंबी डोर की रागनियों में बीच में हम 6 लाइन लेवांगे। अच्छा। और ऊपर टेक लेवांगे, लंबी डोर में आएगा। जैसे बाजे भगत की है, देव की गजरन बनाऊं में, ये आएगा। और एक आएगा भाई जैसे एजी का आएगा। इसकी एजी की तर्ज पे मैं मेरा खुद की एक रागनी सुनाता हूँ। एजी देश में टूटने लगे समाज, एजी देश में टूटने लगे समाज। आज लड़की विष कन्या होगी, आज लड़की विष कन्या होगी, ये लड़के वाले बाज देश में टूटने लगे समाज। सावित्री, दमयंती, सीता, पति रूप सबने भगवान, मात पिता और सास ससुर का दिन और रात करें सम्मान। अब लड़की ने कहो काम की, मात पिता की खिंचे काल, कॉलेज का तो एक बहाना चाल रही बेढंगी चाल। हाय बेचारी कांगी रोए कटुआ बैठी बोबी वाल, हाय बेचारी कांगी रोए कटुआ बैठी बोबी वाल। एक गोदी में कुत्ता उठा लिया, एक गोदी में कुत्ता उठा लिया, पप्पा भाई राज देश में टूटने लगे समाज। इसमें जो डेर क्या है ना, आजकल भाई तलाक का सिस्टम ज़्यादा क्यों हो रहा है, उस बुराई को इस रागनी के अंदर दिया है। तो इस प्रकार की इसको हम प्रकीर्ण गीत का रूप में लेते हैं, फुटकर कहते हैं। अच्छा, ये जो पहला की रागनी थी लिखावट थी और जो आज की लिखावट है, हाँ, यानी जो आपके मतलब एक जो आपने बताया कि रागनियां के यही प्रकार वो है, हाँ, उसमें कितना फर्क है आज वाली में और पहली में? पहले ज़्यादा लड़ाई होया कर दी, जैसे मुसलमानी राजा ने हमले करे हैं, हमारा देश दलित हो गया, बहुत इन्होंने दुख संकट है। यानी 1375 संवत से 1700 तक भक्ति काल आएगा। अच्छा। भक्ति काल के अंदर लोग पीड़ित थे, वो भक्ति की तरफ मुड़ गए, तो इसलिए शांत रस का ज़्यादा प्रयोग होया। अच्छा। हाँ, शांत रस का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। लेकिन तलवार किसका ऊपर बात जाग दी, एक धन और एक नारी, दो चीज़ों के ऊपर। तो नारी की भी ज़्यादा श्रृंगार रस का वर्णन उस टाइम था। तो आजकल है ना, आजकल वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग में साथ में विज्ञान को भी जोड़ दिया गया है। अच्छा। और विज्ञान को जोड़ करके आजकल नया तरीके की गीत बनाने शुरू कर दे। इसका मैं एक सैंपल बताऊं हूँ आपको। पढ़न न जाना ऐसे उड़ाना, दो चीज़ां पे जोर जवानी उड़ती जा। पढ़न जाना ऐसे उड़ाना, दो चीज़ां पे जोर जवानी उड़ती जा। मात पिता का यूं सपना था, आवाज़ को नहीं आनी सब, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार की जो रागनियाँ है ना, एक थोड़ा चमत्कार दिखाना, शब्दों के द्वारा चमत्कार दिखाना, वो आजकल आवाज़ तो नहीं, मतलब मेरी आवाज़ नहीं है इस करके मैं आज थोड़ा इसमें। भाई देख, एक चीज़ मैं सबने बता दूं, या वीडियो जो बनावा
इस बात इतनी है कि इस वीडियो में आप सारी चीजें ना शामिल नहीं कर सकते। हाँ। एक जो मकसद था कि भाई सांग रागनी का इतिहास कह रहा है कितने टाइप की थी, मेन मकसद था यू पूछना यू। हालांकि वीडियो में बात और भी आपने बहुत सी सुनने मिलेगी, परंतु जो मेन मकसद था वो रागनी और सांग के बारे में पूछने का था। अगर आप इस इंसान से मिलना चाहो हो, गांव बिठमड़ा, तहसील उकलाना और जिला हिसार, चांदीराम जी बैठे हैं, इनके पड़ोसी है। चांदीराम जी पहले तो आपका नंबर बता दो अगर कोई बात करना चाहे। कोई भी भाई बात करना चाहे जी, मेरे 2 नंबर हैं 94 और 38 दूसरा नंबर है 99 921 99 919 47 721। तो जो भी भाई इस क्षेत्र में कोई फायदा उठाना चाहे तो ऐस का है, मिल्स का है और उसका भविष्य सवारिश का है। बिल्कुल। और कलीराम जी का नंबर, कलीराम जी का नंबर तो आपका याद है जी? इन्हें पे है। हाँ देख के बता दो, क्योंकि अगर 80 592 80 592 77 601। हाँ 77 601 80 592 77 77 601 80592 77 601। यू नंबर जो 2 नंबर दिए चांदीराम जी के और कलीराम जी का, इसका मकसद ये भाई अगर कोई भी अपनी मतलब लेखनी सुधारना चाहता है, कोई भी जानकारी लेना चाहता है, कोई भी पीएचडी का विषय में अगर आपने कोई भी बात करनी है, अगर कोई आज का टाइम में कविता लिखा है, अगर उसने आगे कुछ और जानकारी चाहिए तो आप इनका मार्गदर्शन में आप इनका लोग आकर कुछ सीख सको हो, कुछ पूछ सको हो। मेन मकसद था अपना वीडियो का यू देखो, क्योंकि यह वीडियो एक उस टॉपिक तक अलग अटका है जो आप किसी संस्कृति प्रेमी के लिए बनाया गया। हाँ, हालांकि ये खुद एक बहुत बड़े संस्कृति प्रेमी रहे हैं, खूब इनती सांग भी देखे हैं, खूब इनती आपकी मतलब बात कविता इतनी लिखी है कि एक किताब में 150 कविताएं जो इनकी पीएचडी करवाई है 29 में आपकी लिखी है। अच्छा एक चीज बताओ जी, हाँ। आपके इतने शिष्य लिए, हाँ। इतने शिष्य की किताब, आपकी शिष्य की किताबों ने पुरस्कार मिल लिया, हाँ। आप शामी क्यों नहीं आए खुल के लगे? वो हर आदमी की प्रकृति हो है, जैसे चांद है और बादलों में छिपरिया है। तो दिखाई दे, कई बार नहीं भी दिखाई देता। तो ये मेरी नेचर रही है, मैं ज़्यादा अपीयरेंस नहीं आया, स्टेज पे कम आया हूँ। कहने का मतलब आप पर्दा का पीछे रह का काम करने वाले हो। हाँ, दिशा निर्देश सब भी आपको वहाँ हो, कठपुतली कोई और चल रहा है। हाँ, मतलब मेरा यो है भाई, ज़्यादा अपीयरेंस में वो को नहीं, अपना नाम की ज़्यादा वो को नहीं, नाम की ज़्यादा होती रही। नहीं तो जैसे कॉलेज में स्टेज के ऊपर उस समय गाया कर देना, गुलशन नंदा एक तकड़ा नॉवलिस्ट था उस समय। अच्छा। हाँ, तो मेरे को ये कह रहा है तू लिख, बोला पैसा तेरे लिए वो मतलब न्यू कर दूंगा भाई, गांव में तो बोला इतना किसी के पास है। मैं बोला कि मैं दूसरे के लिए मैं लिखूंगा, मेरी कलम मैं अपना अभी बस। यह एक कवि की मरोड़ो है। हाँ, अभी मेरी कलम मेरे लिए चलेगी बस, मैं दूसरे के लिए नहीं लिखूंगा। अच्छा एक चीज और बताओ, आखिर में आप चीज पूछा, जो आज का टाइम में लिखने वाले हैं, जो युवा कवि हैं, लेखक हैं, उनका बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो चमत्कार तो करते हैं, जैसे कविता के अंदर 4 तत्व होना जरूरी है। भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली। शैली को हम लेते हैं, इसका उदाहरण मैं देता हूँ। कोई दीवार के पीछे खड़े हो गया और वो बोल लगा, आप फट बताए दोगे ये फलाना, हालांकि आपने देखा नहीं, क्यों बताए दोगे? उसका बोलने का ढंग अलग है। इसी प्रकार से लेखक का लिखने का ढंग अलग होता है, उसको शैली बोलते हैं, स्टाइल लिखने का। वो राइटिंग स्टाइल हो गया ना, वो शैली होनी जरूरी है। अब आ गया कल्पना। कल्पना घोड़ा के ऊपर सवार जा रहा है, कई बार क्या होता है घोड़ा आगे से निकल गया और सवार रह गया तो गिरेगा। तो कल्पना यानी इतनी कल्पना करो भी जितनी उसमें खिंचाई जाए। हाँ, कई बार क्या होता है कल्पना इतनी बहुत ज़्यादा कर दे है तो बिना जचन वाली वो पचड़ी को नहीं बात है। हाँ, पचड़ी को नहीं, तो वो कल्पना यानी भाव, कल्पना और बुद्धि शैली। भाव का मतलब क्या है, अपने विचार है, विचार सपनों के द्वारा भी आ सकते हैं, कोई देव है समझाओ उसके द्वारा भी आ सकते हैं। आप कहीं जा रहे हो रास्ते में कोई ऐसी घटना घट जाए, वो भी आपके दिमाग में आ जाए, डेवलप हो जाए, तो उसके ऊपर भी आएगा। भाव, कल्पना और बुद्धि। बुद्धि का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक शरत चंद्र एक बहुत बड़ा नॉवलिस्ट था, तो उसने शिमला का वर्णन कर दिया। शिमला का वर्णन कर दिया। शिमला का जो स्टेशन है ना, वो है पश्चिम पूर्व, यानी ऐसे।
उसने वर्णन कर दिया उत्तर दक्षिण दक्षिण। अब जो किताब पढ़ेगा और उसने शिमला का स्टेशन देखा है वो क्या कहेगा, ये तो झूठ है। यानी वहाँ पर क्या हुआ, वो बुद्धि तत्व था ना, उसको उसने ठीक प्रयोग नहीं किया। हाँ, यानी बुद्धि तत्व को भी प्रयोग करना। नहीं, अगर छोटी बात में पास समेटा, आज के जो कवि हैं, हाँ, उनमें आपने क्या लगा दम खम सै को नहीं? दम तो जी पृथ्वी की जितनी रचनाएं हैं सब दमदार होती हैं, लेकिन अपनी अपनी तरह से अलग अलग होती है। आज की जो गायकी है उस गायकी से बिल्कुल अलग है। वो पुरानी गायकी को छोड़ चुके, उसको तो ये जानते ही नहीं ना, पूछ दे वो तो बस तुकबंदी करेंगे, एक चमत्कार दिखाई देंगे। हाँ, एक चमत्कार सा दिखाई देंगे। जो आपके शिष्य बनना चाहे, आप तो कोई जानकारी लेना चाहे, हाँ, आपकी में खर्चा पानी भी ले हो, परी में पड़ा ना ना ना, मैंने कभी आज तक, मेरे 100 चेले आज सर्विस में लग रहे हैं जो मेरे से बैंक का टेस्ट क्लियर करके गए हैं या कर रखा करके मतलब आपका तड़ा आपका गला कुछ टाइम बिताएगा, आपका सीख गए यहाँ पे। जो कहीं कामयाब नहीं हुए ना कोचिंग में, वो मेरे पास आए हैं और उनको मैंने क्लियर करवाया, यानी उनके टेस्ट क्लियर करवाए। सैकड़े चेले लग रहे हैं जो सर्विस पे इस टाइम, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, मैं तो उनकी राम राम भी लिया अगला। अच्छा, अब नहीं खर्च करने और सिंपल रहूं, चपलियां मैं इसमें ना कोई। अच्छा, एक चीज और बताओ है, जो पुराना टाइम के कवि आपने पढ़े हैं, जो आप सांग वाली लाइन में कह लिया, आपका पसंद का कवि कौन रहा है? मेरे पसंद का सांगों की बात छोड़ो, जो मेन था ना उस समय मुंशी राम के आज़ादी के गीत मेरे पसंद थे। अच्छा। और हरिकेश के धार्मिक गीत पसंद थे, उपदेशक भजन। हाँ, उपदेशक भजन पसंद थे। हाँ, तो ये 2-3 कवि मतलब मैंने वो देखे हैं। हाँ, मतलब जिसकी कविता शामी आई है। हरिकेश का मैंने ऐसा देखा है, वो पहले संस्कृत का श्लोक लिखा, उस श्लोक के ऊपर गीत। अच्छा। हाँ, जैसे समय का दे दिया परिवर्तनशील समय, तो उसने कहा अब सदा एक से रहना बंदे, दुख सुख युक्त राम करे, एक दिन में कई कई रंग बदले, सुबह दोपहरी शाम करे। तो वो पहले इसी प्रकार मुंशी राम का था। मुंशी राम का मैंने वो पूर्ण भगत का था, उसमें वो जब उसको मतलब कत्ल करने के लिए या किसी प्रकार से बोरम इसमें जहर हजूरम डालने के लिए जाओ है ना, तो उस समय वो एक गीत गावा है पूर्ण भगत, एक मार्मिक गीत है भाई, 1 घंटा बटनान में लाइक जाएगा, इतना नहीं हो जाएगा, इतना नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ, तो हाँ, उसके अंदर है, उसने हर पंक्ति के अंदर एक मुहावरा डाल रखा है, एक अलंकार डाल रखा है, उसको हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। उन तो वैसे सिंपलिटी लगा है। हाँ, लेकिन उसके अंदर जो मार्मिकता है ना, कोई भी हम बात कहते हैं किसी का उदाहरण दे के कहेंगे वो अच्छी लगती है, और सीधी कह दें वो अच्छी नहीं लगती। तो ये 2-3 कवि थे। हाँ, अच्छा जी, चंदीराम जी, फिर आप बताओ को सुनाओ कि मैं नहीं ताज़ा बात फिर कविराज की मैं तो ना, मेरे तो कोई इसी ध्यान में नहीं है। 1-2 कविता ही मैं तो चाहूँ इन्हें की आवाज में चाहे बहते सुनाई दो, बात बात में आवाज आज इनका साथ नहीं दे रही, तो बात बात में कुछ आप तो थे ना, उपाय तो नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर दोबारा इंटरव्यू होगा ना, पूरा वो सारा भाई बातचीत बहुत लंबी होगी, क्योंकि विषय तय अट के भी कुछ एक बात हो जाए धक्का तो शामिल पूछी जावे है। क्योंकि आज का तो विषय लेवा तो वो यूए लेवा थे, सांग और रागनी की उत्पत्ति किस तरह हुई, सिर्फ विषय में यू लेके बैठे थे, परंतु एक बात में तो कई बात फिर आगे ही आगे लिगड़ती चल है। नंबर आपने 2 बार बताए हैं, जो चंदीराम जी के और कलीराम जी के। आप संपर्क कर सको हो, अगर आप किसी ने कविताई का बारे में कुछ भी चीज़ पूछनी हो, PhD वाला कोई बालक, 100 वाला कोई बालक अगर बागा मतलब कोई भी चीज़ की जानकारी लेना चाहता हो, तो आप कलीराम जी तक गाँव बिटमड़ा में मिल सको हो। बाकी चंदीराम जी का और इनका नंबर, मैं धनुआ का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उड़ा का नंबर लेकर आप कॉन्टैक्ट कर सको हो। जितने भी भाई यह वीडियो देखा है, कितने भी देखो, फेसबुक पर देखोगे या आप यूट्यूब पर देखो, तो उम्मीद यह है सब तक कि एक शेयर और एक कमेंट करके ज़रूर बताइयो कि भाई आपने यह बातचीत लागी किसी, और इतना टाइम सारे भाई दिया उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंदीराम जी, धन्यवाद आपका भी अनूप, इतनी दूर था आप चल गया यार, सर्दी की टाइम में बाइक पर यार टाइम काटा, तो हमें तो एक प्रतिभा थी आगे लाने का जो छुपी हुई, जो ऐसी अनछुआ पहलू कह ली थी, जो जमा दबी हुई थी, और
खुद मास्टर जी ने जिक्र कराया भाई चांद बादला में लुक रहा था, शामिल नहीं आना चाहते। तो हमें तो आपका एक बार फिर और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे भाई रहे सब्सक्राइब भी, लाइक भी, रिव्यू भी करियो। नहीं रागनी तो मैं मतलब जो भी मेरे संपर्क में आया ना, मतलब उसको ऐसा कर दूँ 5 मिनट में वो विषय बता दो, 5 मिनट में लिख के दे दिया। 5 मिनट में लिख के देना कोई। आपने फिर एक दिन थोड़ा सा स्वस्थ हो जाओगे, नहीं फिर पकड़ांगे एक दिन आपने, फिर सुनाएंगे आप 5-7 बात। अब वो आपकी सिर्फ पर रचनाओं पर आधारित इंटरव्यू होगा। हाँ ठीक है, कोई नहीं, कोई राम राम जी ताऊ जी। राम 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 राम। कभी भी सेवा के लिए मतलब वो शर्माइयो ना भाई, जब भी दिख रहा आओ, आपका घर है और उधर कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। हाँ हाँ, पहला फोन जरूर कर दियो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सारे भाई है ना, राम राम।